आज बाजार में दिन भर उतार चढ़ाव रहा, लेकिन आखिरी में बाजार निचले स्तरों से संभलते हुए लगभग सपाट बंद हुआ। पिछले 2 दिनों से चली आ रही तेजी यहीं टूटती दिखी और खास बात ये रही कि आखिरी 30 मिनट में फिर से बेचने का दबाव बढ़ गया। दिन के अंत में सेंसेक्स 54 अंक गिरकर 85,213 पर और निफ्टी 20 अंक फिसलकर 26,027 पर बंद हुआ। भले ही इंडेक्स लाल निशान में रहे, लेकिन बाजार के अंदर खरीद और बिकवाली का संतुलन बना रहा, क्योंकि एनएसई पर एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1:1 रहा। बैंकिंग शेयरों ने बाजार को गिरने से काफी हद तक बचाया। निफ्टी बैंक इंडेक्स आउट परफॉर्म करता दिखा और 72 अंक चढ़कर 60,213 पर बंद हुआ। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। मिड कैप सेगमेंट में दबाव साफ नजर आया। मिड कैप इंडेक्स 71 अंक टूटकर 60,213 पर बंद हुआ, जिससे ये संकेत मिलता है कि निवेशक फिलहाल ज्यादा जोखिम लेने से बच रहे हैं और सुरक्षित बड़े शेयरों की ओर झुकाव बनाए हुए हैं। आईटी स्पेस में कोफोर्ज अपने लो लेवल से करीब 2% उछलता नजर आया, क्योंकि कमजोर रुपए से आईटी कंपनियों की विदेशी कमाई को फायदा मिलता है और यही बात निवेशकों को सपोर्ट देती दिखी। स्टॉक्स इन फोकस की बात करें तो एम्बर एंटरप्राइजेज में करीब 3% की तेजी रही। इसकी वजह कंपनी की पॉजिटिव मैनेजमेंट कमेंट्री और ब्रोकरेज की मजबूत रिपोर्ट रही, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा। इंडिगो के शेयर करीब 2% चढ़े। कंपनी ने 13 दिसंबर को 2050 फ्लाइट्स ऑपरेट की और एक भी फ्लाइट कैंसिल नहीं हुई, जिससे ऑपरेशनल स्ट्रेंथ का साफ मैसेज गया। अर्बन कंपनी के शेयर में करीब 4% की गिरावट आई। शेयर होल्डर लॉक-इन खत्म होने के बाद बाजार में सप्लाई बढ़ी, जिससे शेयर पर दबाव देखने को मिला। मैट्रिमोनी.com में 5% से ज्यादा की गिरावट रही। दिलचस्प बात ये रही कि 655 रुपए प्रति शेयर के बायबैक के ऐलान के बावजूद शेयर दबाव में रहा, जिससे ये साफ हुआ कि बाजार का मूड अभी सतर्क है। वास्कॉन इंजीनियर्स को 260 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर मिलने के बाद शेयर करीब 3% चढ़ा। इससे कंपनी की ऑर्डर बुक और आगे की कमाई को लेकर पॉजिटिव संकेत मिले। हिंदुस्तान जिंक में तेजी बनी रही और पिछले 5 सेशंस में शेयर करीब 15% चढ़ चुका है। लगातार मजबूत परफॉर्मेंस ने निवेशकों का भरोसा बनाए रखा है। वोडाफोन आइडिया एजीआर से जुड़ी रिपोर्ट के बावजूद 2% से ज्यादा गिरकर बंद हुआ। निवेशक अभी भी कंपनी की लंबी अवधि की फाइनेंशियल स्थिति को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं दिखे। वेकफिट का शेयर म्यूटेड डेब्यू के साथ 3% से ज्यादा गिरकर बंद हुआ। लिस्टिंग के पहले दिन निवेशकों में खास उत्साह नजर नहीं आया। जियोजेट फाइनेंशियल सर्विसेज में 8% की तेज उछाल देखने को मिली। कंपनी में 15% इक्विटी का ट्रांसफर ब्लॉक डील के जरिए हुआ, जिससे शेयर में मजबूत मूव आया। केईसी इंटरनेशनल को 1150 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर्स मिलने की खबर से शेयर करीब 2% चढ़ा। इससे कंपनी की आने वाले समय की ग्रोथ विजिबिलिटी बेहतर होती दिखी। बाजार पर दबाव की एक बड़ी वजह विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली रही। एफआईआईज ने शुक्रवार को करीब 10,719 करोड़ रुपए की बिकवाली की, जबकि खरीदारी 10,323 करोड़ रुपए की रही, यानी वे एक बार फिर नेट सेलर बने। घरेलू संस्थागत निवेशक इस दौरान बाजार में खरीदारी करते नजर आए। इसी वजह से बाजार की गिरावट काफी हद तक संभली रही और बड़ी टूट देखने को नहीं मिली। आज रुपए में बड़ी कमजोरी देखने को मिली और डॉलर के मुकाबले ये रिकॉर्ड निचले स्तर 90.79 तक फिसल गया। नवंबर 2025 में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जोरदार वापसी देखने को मिली। अक्टूबर में गिरावट के बाद नवंबर में इक्विटी फंड्स में 39,000 करोड़ रुपए का इन्फ्लो आया, जो महीने दर महीने करीब 22% ज्यादा है और घरेलू निवेशकों का भरोसा दिखाता है। कोर इक्विटी फंड्स में 29,000 करोड़ रुपए का इन्फ्लो रहा, जबकि थीमेटिक फंड्स में भी रुचि बढ़ी और 1,900 करोड़ रुपए का निवेश आया। हालांकि इक्विटी एनएफओज में इन्फ्लो घटकर 2,600 करोड़ रुपए रह गया। एसआईपी फ्रंट पर नवंबर में इन्फ्लो थोड़ा घटकर 29,400 करोड़ रुपए रहा। गिरावट मामूली है, लेकिन ये बताती है कि नए निवेश की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है। हालांकि कुल एसआईपी एयूएम बढ़कर 16.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। सेक्टर एलोकेशन देखें तो म्यूचुअल फंड्स का झुकाव फार्मा, हेल्थ केयर, ई कॉमर्स, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे सेक्टर्स की ओर बना हुआ है। वहीं प्राइवेट बैंक्स, ऑयल एंड गैस, आईटी सर्विसेज और मेटल्स जैसे सेक्टर्स में वजन कम रखा गया है। म्यूचुअल फंड्स के पास करीब 2.02 लाख करोड़ रुपए का कैश है, जो कुल इक्विटी एयूएम का लगभग 4.5% है। इससे साफ है कि फंड मैनेजर्स धीरे धीरे कैश लगा रहे हैं, लेकिन पूरी तरह आक्रामक नहीं हुए हैं। जियोजेट इन्वेस्टमेंट्स के विनोद नायर का कहना है कि विदेशी निवेशकों की बिकवाली और रुपए की कमजोरी की वजह से बाजार फिलहाल सीमित दायरे में फंसा हुआ है। जब तक इंडिया यूएस ट्रेड डील पर साफ तस्वीर नहीं आती, तब तक करेंसी में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। आगे चलकर बाजार की चाल वैल्यूएशन से ज्यादा अर्निंग्स पर निर्भर करेगी। निवेशकों की नजर अब यूएस सीपीआई, महंगाई और बेरोजगारी जैसे अहम अमेरिकी आंकड़ों पर रहेगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर बाजार में उम्मीदें बढ़ती दिख रही हैं। जैगुआर और मिग 21 जैसे पुराने फाइटर जेट्स के रिटायरमेंट के बाद तेजस MK1A से करीब 180 यूनिट्स के ऑर्डर की संभावना जताई जा रही है और स्वदेशी विकल्प के तौर पर कंपनी की स्थिति मजबूत है। इसके अलावा इजरायल से जुड़ी संभावित डिफेंस डील की बातचीत की खबरों ने भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर पॉजिटिव माहौल बनाया है। अगर ये डील आगे बढ़ती है तो कंपनी के ऑर्डर बुक को बड़ा सपोर्ट मिल सकता है।
केमिकल सेक्टर में आज व्यापक रिकवरी देखने को मिली। दीपक नाइट्राइट और RIL जैसे शेयरों में लंबे समय बाद अच्छी तेजी आई, जो ये संकेत देती है कि पूरे केमिकल सेक्टर में सेंटिमेंट धीरे धीरे सुधर रहा है। श्रीराम फाइनेंस के शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान की MUFG कंपनी में करीब 20% स्टेक खरीदने पर बातचीत कर सकती है। इस डील की वैल्यू करीब $3.2 बिलियन बताई जा रही है, यानी लगभग 30,000 करोड़ रुपए। फिलहाल इस खबर की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस तरह की बड़ी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की उम्मीद से ही शेयर में मजबूत मूव देखने को मिला। ट्रंप टैरिफ को लेकर अनिश्चितता अब भी बनी हुई है। US सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का इंतजार है और संकेत यही है कि पिछली सुनवाइयों को देखते हुए आगे चलकर ये टैरिफ हट सकता है। हालांकि इसमें अभी समय लग सकता है। इंडिया US रिश्तों को लेकर भी अमेरिका के अंदर असंतोष देखने को मिल रहा है। US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 3 लॉ मेकर्स ने एक रेजोल्यूशन पेश किया है, जिसमें इंडिया पर लगाए गए टैरिफ्स हटाने की मांग की गई है, जिससे ट्रंप पर दबाव बढ़ सकता है। IRFC को लेकर एक अपडेट ये रहा कि कंपनी ने करीब 5,000 करोड़ रुपए के डीप डिस्काउंट बॉन्ड इशू का प्लान वापस ले लिया है। डीप डिस्काउंट बॉन्ड ऐसे बॉन्ड होते हैं जिनमें ब्याज नहीं मिलता, बल्कि मैच्योरिटी पर पूरा पैसा मिलता है। इस प्लान को वापस लेने की सबसे बड़ी वजह ऊंची इंटरेस्ट कॉस्ट मानी जा रही है। ज्यादा ब्याज पर फंड जुटाना कंपनी के P&L और बैलेंस शीट के लिए नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए IRFC को अब फंडिंग के लिए दूसरे विकल्प तलाशने होंगे। गोकुल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बाजार बंद होने के बाद बताया कि उसके बोर्ड और ऑडिट कमेटी ने हिंदुजा नेशनल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के थर्मल पावर बिजनेस के मर्जर को मंजूरी दे दी है। इस मर्जर का मकसद बिजनेस स्ट्रक्चर को सरल बनाना और ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाना बताया गया है। गोकुल का कहना है कि इस मर्जर से कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रक्चर मजबूत होगी और भविष्य में फंड जुटाना आसान होगा। शेयर सोमवार को करीब 2.15% की तेजी के साथ 309 रुपए पर बंद हुआ। हालांकि पिछले एक साल में शेयर अब भी करीब 21.5% नीचे है, यानी रिकवरी की गुंजाइश बनी हुई है। न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को एक बड़े क्लाइंट से डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ा ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर में प्लेटफॉर्म की सप्लाई, इंस्टॉलेशन, कस्टमाइजेशन और मेंटेनेंस शामिल है और इसकी कुल वैल्यू 16.53 करोड़ रुपए बताई गई है। ये प्रोजेक्ट अगले 5 साल में पूरा किया जाएगा, जिससे कंपनी को लॉन्ग टर्म रेवेन्यू विजिबिलिटी मिलेगी। डिजिटल लेंडिंग जैसे सेगमेंट में ये ऑर्डर न्यूजेन की टेक्नोलॉजी स्ट्रेंथ को भी दिखाता है। मॉर्गन स्टैनली ने लेंसकार्ट सॉल्यूशंस पर कवरेज शुरू करते हुए इक्वल वेट रेटिंग दी है और 445 रुपए का टारगेट प्राइस तय किया है। मौजूदा भाव के मुकाबले ये करीब 10% की संभावित तेजी दिखाता है। ब्रोकरेज का मानना है कि लेंसकार्ट का बिजनेस मॉडल बदलती लाइफस्टाइल पर आधारित है और ये बड़े मैक्रो इकोनॉमिक झटकों से काफी हद तक सुरक्षित है। साथ ही इसमें ग्लोबल आईवीआर लीडर बनने की क्षमता भी देखी जा रही है। डैम कैपिटल एडवाइजर्स में IPO के 1 साल के भीतर ही बड़े स्तर पर मैनेजमेंट इस्तीफे देखने को मिले हैं। अब तक कंपनी से 2 मैनेजिंग डायरेक्टर और 6 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इस्तीफा दे चुके हैं, जिससे निवेशकों की चिंता बढ़ी है। इन इस्तीफों की शुरुआत IPO के तुरंत बाद हो गई थी और अलग अलग महीनों में सीनियर एग्जीक्यूटिव्स कंपनी छोड़ते गए। डैम कैपिटल भारत का एकमात्र लिस्टेड इन्वेस्टमेंट बैंक है, इसीलिए ये घटनाक्रम ज्यादा चर्चा में रहा। कंपनी के प्रमोटर धर्मेश मेहता का कहना है कि ये बदलाव इंडस्ट्री ट्रेंड का हिस्सा है और कंपनी पहले ही नए सीनियर टैलेंट को हायर कर चुकी है। उनके मुताबिक डैम कैपिटल के पास अभी भी कई IPO के मजबूत मैंडेट मौजूद हैं। इसके बावजूद शेयर पर असर साफ दिखा है। डैम कैपिटल का शेयर अपने लिस्टिंग डे हाई से करीब 53% गिर चुका है और IPO प्राइस के मुकाबले भी लगभग 25% नीचे है, जो मैनेजमेंट स्थिरता की अहमियत को दिखाता है। कमजोर रुपया सुनते ही ज्यादातर निवेशक घबरा जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हर कंपनी के लिए ये नुकसान की खबर नहीं होती। अगर किसी कंपनी का खर्च ज्यादातर भारत में होता है और इनकम विदेश से आती है, तो रुपये की गिरावट सीधे मुनाफे को बढ़ाती है। ऐसे में एक्सपोर्ट हैवी कंपनियों पर बाजार की खास नजर रहती है। ऑटो सेक्टर में बजाज ऑटो कमजोर रुपए का सबसे बड़ा फायदा उठाने वालों में शामिल है। 2025 में कंपनी का नेट फॉरेक्स इनफ्लो करीब 13,280 करोड़ रुपए रहा, यानी डॉलर कमाई और खर्च घटाने के बाद भी इतना पैसा कंपनी के पास बचा। बजाज ऑटो की 34% से ज्यादा कमाई एक्सपोर्ट से आती है और कंपनी खुद बता चुकी है कि डॉलर के मुकाबले रुपये में हर 1 रुपये की गिरावट से एबिडा में सालाना 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का फायदा होता है। यानी अगर रुपया 2 से 3 रुपए और कमजोर होता है तो सिर्फ करेंसी मूवमेंट से ही मुनाफा बढ़ सकता है। ITC को अक्सर लोग सिर्फ FMCG और सिगरेट कंपनी मानते हैं, लेकिन ये एक बड़ी एक्सपोर्ट अर्नर भी है। 2025 में ITC और उसकी सब्सिडियरीज की विदेशी कमाई 10,445 करोड़ रुपए रही और खर्च घटाने के बाद नेट फॉरेक्स इनफ्लो 7,019 करोड़ रुपए रहा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मामले में तस्वीर थोड़ी अलग है। 2025 में कंपनी का नेट फॉरेक्स इनफ्लो 79,161 करोड़ रुपए रहा, जो IT सेक्टर के बाद सबसे ज्यादा है। लेकिन यहाँ निवेशकों को ये भी समझना होगा कि कंपनी कच्चा तेल और कई जरूरी इनपुट डॉलर में इंपोर्ट भी करती है। इस वजह से रुपये की कमजोरी का असर रिलायंस इंडस्ट्रीज पर मिला जुला रहता है। एक्सपोर्ट और डॉलर इनकम से फायदा मिलता है, लेकिन इम्पोर्ट लागत बढ़ने से असर संतुलित हो जाता है। फिर भी नेट लेवल पर कंपनी बड़ी फॉरेक्स अर्नर बनी रहती है।
रियल एस्टेट सेक्टर की अजमेरा रियल्टी ने अपने निवेशकों के लिए शेयर स्प्लिट का ऐलान किया है। कंपनी ने 15 जनवरी 2026 को रिकॉर्ड डेट तय की है, जिसके तहत 10 रुपए फेस वैल्यू वाला एक शेयर अब 5 हिस्सों में बटेगा और हर शेयर की फेस वैल्यू 2 रुपए हो जाएगी। लॉजिस्टिक्स कंपनी डिलीवरी ने मुंबई और हैदराबाद में अपने ऐप पर ऑन डिमांड इंट्रा सिटी डिलीवरी शुरू की है, जिसमें बुकिंग के 15 मिनट के अंदर पिकअप का वादा किया गया है। इसके साथ डिलीवरी डायरेक्ट अब दिल्ली, एनसीआर, बेंगलुरु और अहमदाबाद समेत 5 शहरों में मौजूद है। ये सर्विस खास तौर पर छोटे कारोबार और D2C ब्रांड्स के लिए बनाई गई है, जहां पार्सल के साइज के हिसाब से 2 पहिया, तिपहिया और 4 पहिया वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा। कंपनी आगे और शहरों में विस्तार करने की योजना पर काम कर रही है। इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना में कनाडा के 35 क्रेडिट यूनियंस के साथ पार्टनरशिप का ऐलान किया है, जो मिलकर $13 बिलियन से ज्यादा के एसेट्स मैनेज करते हैं। इन समझौतों के जरिए कंपनी डिजिटल बैंकिंग और मेंबर सर्विसेज को मजबूत करेगी। इन संस्थानों में ematch.ai डिजिटल एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे ऑनबोर्डिंग, अकाउंट सर्विसेज और डिजिटल सेल्फ सर्विस आसान हो सके। ये पार्टनरशिप SaaS मॉडल पर आधारित होगी, जिससे कंपनी को लॉन्ग टर्म बिजनेस मिलने की उम्मीद है। सोलेक्स एनर्जी ने मलेशिया की TT विजन होल्डिंग्स के साथ एक नॉन बाइंडिंग MOU साइन किया है, जिसका मकसद भारत में सोलर मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमेशन और इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज को मजबूत करना है। इस समझौते के तहत सोलेक्स के इंजीनियर्स को मलेशिया और इंडिया में टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाएगी। TT विजन सोलेक्स को ऑटोमेशन टेक्नोलॉजीज, GMP, लीन और 6 सिग्मा जैसे प्रोसेस में सपोर्ट करेगी, जबकि सोलेक्स भारत में TT विजन की एंट्री में मदद करेगा। ये MOU शुरुआती तौर पर 36 महीने के लिए वैध रहेगा और कैपेसिटी एक्सपेंशन में ऑपरेशनल मजबूती लाने पर फोकस करेगा। HCL टेक्नोलॉजीज ने ऑरोबे टेक्नोलॉजीज के साथ अपनी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनरशिप को और बड़ा किया है। इस समझौते के तहत HCL टेकअप कंपनी के SAP सिस्टम, सीमेंस टीम सेंटर PLM और इंटीग्रेशन सर्विसेज को स्वीडन और चाइना में मैनेज और ऑप्टिमाइज करेगा। ये डील दिखाती है कि HCL टेक्नोलॉजीज की यूरोपियन ऑटोमोबाइल मार्केट में पकड़ लगातार मजबूत हो रही है। SAP आधारित डिजिटल सॉल्यूशंस और AI फोर्स प्लेटफॉर्म के जरिए कंपनी अपने क्लाइंट्स को इनोवेशन तेज करने और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस सुधारने में मदद कर रही है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की BL कश्यप एंड सन्स को चेन्नई में एक बड़ा कमर्शियल प्रोजेक्ट मिला है। कंपनी को सतवा CKC से करीब 615.69 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, जिसमें सतवा चेन्नई नॉलेज सिटी के लिए स्ट्रक्चरल और सिविल कंस्ट्रक्शन का काम शामिल है। ये प्रोजेक्ट लगभग 31 महीनों में पूरा किया जाएगा, जिससे कंपनी की ऑर्डर बुक को मजबूत सपोर्ट मिलेगा। इसी खबर के बाद BL कश्यप एंड सन्स के शेयर में भी तेजी देखने को मिली और शेयर करीब 4.6% चढ़कर बंद हुआ। KNR कंस्ट्रक्शंस को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से 72.03 करोड़ रुपए की डिमांड नोटिस मिली है, जिसमें ब्याज का हिस्सा भी शामिल है। ये मामला साल 2006-07 में एग्रीकल्चर लैंड की बिक्री से जुड़े शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को लेकर है। कंपनी ने साफ किया है कि वो इस आदेश के खिलाफ तेलंगाना हाईकोर्ट में अपील करेगी। KNR कंस्ट्रक्शंस का कहना है कि फिलहाल इससे कंपनी के फाइनेंशियल या ऑपरेशनल कामकाज पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। मैग्नेट वाइंडिंग वायर बनाने वाली KSH इंटरनेशनल का IPO 16 दिसंबर को खुलेगा और 18 दिसंबर को बंद होगा। कंपनी ने इशू का प्राइस बैंड 365 से 384 रुपए तय किया है और ऊपरी कीमत पर इसका मार्केट कैप करीब 2602 करोड़ रुपए होगा। ब्रोकरेज की राय इस IPO पर मिली जुली है। SBI सिक्योरिटीज और अरिहंत कैपिटल ने न्यूट्रल रेटिंग दी है, जबकि एंजल वन का मानना है कि EV, रिन्यूएबल एनर्जी और पावर सेक्टर से बढ़ती डिमांड के चलते ये इशू मीडियम से लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए बेहतर हो सकता है। वाबैग लिमिटेड एक वाटर सॉल्यूशंस कंपनी है जो इस समय हाई डिमांड सेक्टर में काम करती है। कंपनी को साउथ अफ्रीका की सब्सिडियरी के जरिए केप टाउन से करीब 1340 करोड़ रुपए का बड़ा इंटरनेशनल ऑर्डर मिला है, जिसकी ड्यूरेशन लगभग 54 महीने की है और इसी खबर पर शेयर करीब 7.7% चढ़कर बंद हुआ। SBC एक्सपोर्ट्स लिमिटेड को करीब 11 करोड़ रुपए का मैन पावर सप्लाई ऑर्डर मिला है, यानी कंपनी विदेश में वर्क फोर्स सप्लाई करेगी। स्मॉल कैप होने के बावजूद कंपनी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड मजबूत और परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रहा है, इसलिए इस तरह के ऑर्डर आगे सेंटिमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं। अवेंटा लिमिटेड एक डिफेंस और एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी कंपनी है, जिसे करीब 14 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर मिला है। शेयर अपने लाइफ टाइम हाई से काफी नीचे है और अब धीरे धीरे रिकवरी के संकेत दे रहा है, इसलिए शॉर्ट टर्म नजर रखना जरूरी है। इनॉक्स विंड एनर्जी को आदित्य बिरला रिन्यूएबल से करीब 102.3 मेगावाट का रिन्यूएबल प्रोजेक्ट ऑर्डर मिला है। बड़े कॉर्पोरेट्स अक्सर एग्जीक्यूशन के कुछ हिस्से स्मॉलर कंपनियों को देते हैं, जिससे ऐसी कंपनीज को स्टेडी बिजनेस मिलता है और फ्यूचर विजिबिलिटी बेहतर होती है। स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स में हाल की गिरावट ब्रॉड बेस्ड रही है, लेकिन अब कई क्वालिटी नेम्स में बॉटमिंग आउट और रिकवरी के संकेत दिख रहे हैं। ऐसे में ऑर्डर बेस्ड न्यूज वाले स्टॉक्स पर बाजार जल्दी रिएक्शन देता है। भारत सरकार मेक्सिको के साथ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट पर तेजी से काम कर रही है, ताकि भारतीय कंपनियों को 1 जनवरी 2026 से लगने वाले 50% तक के भारी इंपोर्ट टैक्स से बचाया जा सके। ये टैक्स उन देशों पर लागू होगा जिनके साथ मेक्सिको का कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। सरकार के शुरुआती अनुमान के मुताबिक करीब $2 अरब के भारतीय एक्सपोर्ट्स पर असर पड़ सकता है, जिसमें ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, स्टील, प्लास्टिक और फुटवेयर जैसे सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। PTA के जरिए चुनिंदा प्रोडक्ट्स पर तुरंत टैक्स राहत मिल सकती है। भारत और मेक्सिको के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है और टेक्निकल लेवल पर चर्चा चल रही है।
रही है। साल 2024 में दोनों देशों के बीच कुल ट्रेड 8.74 अरब डॉलर का रहा, जिसमें भारत को 2.72 अरब डॉलर का ट्रेड सरप्लस मिला। इसलिए मेक्सिको भारत के लिए एक अहम एक्सपोर्ट मार्केट है। ग्रामीण रोजगार से जुड़ी 20 साल पुरानी MNREGA स्कीम को सरकार ने पूरी तरह नए रूप में लॉन्च करने का फैसला किया है। इसका नया नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्राम यानी VBGRAMG एक्ट 2025 रखा गया है। इस नई योजना के तहत अब हर ग्रामीण परिवार को 100 दिन की जगह 125 दिन का गारंटीड काम मिलेगा। अगर तय समय पर काम नहीं दिया गया तो बेरोजगारी भत्ता देना सरकार की जिम्मेदारी होगी, जिससे रोजगार की गारंटी पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगी। अब काम सिर्फ अस्थायी मजदूरी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पानी संरक्षण, सड़क और कनेक्टिविटी, आजीविका से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और आपदा से बचाव जैसे कामों पर फोकस होगा। यानी गांव में बनने वाली संपत्ति लंबे समय तक फायदा देगी। किसानों के लिए भी इसमें खास व्यवस्था की गई है। बुआई और